देखिए बच्चों, कल हमने उपसय संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखा था। आज की हम क्लास में ऑक्सीकरण अंक से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। जैसे बोर्ड पे मैंने 3 उपसय संयोजक यौगिक लिखे हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब यहाँ आपसे मान लो पूछा जाए कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक बताइए। ऑक्सीकरण अंक उपसय संयोजक यौगिकों में जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो हमसे केंद्रीय धातु परमाणु का पूछा जाता है। जैसे यहाँ कोबाल्ट है केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ क्रोमियम है, यहाँ भी क्रोमियम है। अब जैसे मान लो यहाँ पूछा कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक बताइए, तो मैंने कल आपको बताया था कि माना कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक X। अब यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक X प्लस कोबाल्ट के बाद है H2O जो कि एक लिगेंड है। H2O एक उदासीन अणु है और उदासीन अणु होने के कारण इस पर आवेश है 0। इसके बाद हम चलते हैं Cn पर जो कि एक लिगेंड है। चूंकि हमने 2 दिन से हम लगातार पढ़ रहे हैं कि Cn के ऊपर -1 आवेश होता है, एक Cn है तो इसका -1। आगे आए En, एथिलीन डाइएमीन उदासीन अणु है। उदासीन अणु पर आवेश 0 होता है, 2 है तो 2 गुणा 0। सबों के ऑक्सीकरण अंकों का हमने योग किया और यह योग इस संकुल के ऊपर जो आवेश लिखा हुआ है, जैसे यहाँ +2 है तो यह योग +2 होगा। अगर यहाँ कुछ नहीं होता जैसे इस प्रकार, तो यहाँ योग होता 0 +2। x -1 बराबर +2, x बराबर +2 +1, x बराबर +3। अर्थात इस संकुल में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक +3 है। ये दूसरा उदाहरण है। यहां पोटेशियम प्रति आयन है, आयनिक मंडल में उपस्थित है। क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है। H2O लिगेंड है। C2O4 ऑक्सीलेटो ये भी लिगेंड है। हमसे प्रश्न पूछा गया क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक बताइए, तो मैंने आपको बताया कि माना इसका ऑक्सीकरण अंक X है। अब यहां से प्रारंभ करते हैं। जितने भी स्पीसीज यहां लिखी हुई है, चाहे वो प्रति आयन हो, चाहे केंद्रीय धातु परमाणु हो, चाहे लिगेंड हो, इन सबों के ऊपर जो आवेश है, इनका जो ऑक्सीकरण अंक है, उनका हम योग करते हैं। पोटेशियम का होता है +1। इसके बाद आया क्रोमियम, क्रोमियम का होता है X। इसके बाद H2O उदासीन अणु है, 0 आवेश होता है, 2 है, 2 गुणा 0। इसके बाद C2O4 ये ऑक्सीलेटो है। मैंने आपको बताया था इसके ऊपर -2 आवेश होता है, 2 है तो 2 गुणा -2 बराबर। अब यहां देखिए ये उदासीन अणु है, इसके ऊपर आवेश 0 है। +1 x -4 बराबर 0, x बराबर 4 - 1, x बराबर +3। अर्थात इस यौगिक में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक +3 है। इस प्रकार से हम दिए गए संकुल यौगिक में, उपसय संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं।
एक लास्ट उदाहरण और है। यहां क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका ऑक्सीकरण हमसे पूछ रहा है अंक, तो Cr का ऑक्सीकरणांक बराबर x मान लिया। NH3 उदासीन अणु है, संख्या में 2 है, 2 गुणा 0 प्लस Cl2 लिखा हुआ है, ये Cl2 ना होकर 2 Cl माइनस लीगेंड है, 1 पर -1 आवेश होता है, तो 2 पर 2 गुणा -1 प्लस एथिलीन डाइएमीन उदासीन अणु है 0 बराबर, इसके ऊपर आवेश देखिए क्या लिख रहा है, +1 x -2 बराबर +1, x बराबर +1 +2, x बराबर +3, अर्थात इस यौगिक में क्रोमियम का ऑक्सीकरणांक बराबर +3 है। तो इस प्रकार से हम दिए गए संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरणांक निकालते हैं, अर्थात यहां कोबाल्ट का ऑक्सीकरणांक +3 है। इसका मतलब इस यौगिक में कोबाल्ट CO+3 आयन के रूप में उपस्थित है, इस यौगिक में क्रोमियम आयन के रूप में उपस्थित है, और इस यौगिक में भी क्रोमियम आयन के रूप में उपस्थित है। इसलिए हम इसके केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन भी कहते हैं। विद्यार्थियों, उपसहसंयोजन संख्या और ऑक्सीकरण अंक दोनों ही हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने कल भी आपको समझाया था, कंपटीशन में भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी एक आपको संकुल दे दिया और आपसे पूछा जाएगा इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, A, B, C, D 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, तो हम इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा होमोलैप्टिक व हेट्रोलैप्टिक संकुल। यह भी प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है कि होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल से आप क्या समझते हो। देखिए, इनको समझाने से पहले मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूं। ये कुछ उदाहरण बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इनको हम समझेंगे, उसके बाद हमें होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, ये जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है K4FeCN6 और इधर लिखा हुआ है K4FeCl2CN4। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपको इन दोनों में क्या क्या अंतर दिखाई देता है, तो आप देखिए, पोटेशियम यहां समान है, Fe केंद्रीय धातु परमाणु भी समान है, परंतु यहां एक अंतर मुझे दिखाई दे रहा है कि Fe से जो लीगेंड जुड़े हुए हैं वो 6 की 6 लीगेंड Cn- है, अर्थात यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु से समान लीगेंड जुड़े हुए हैं Cn-,
Fe जो है उससे जो 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं वो सभी समान है Cn माइनस, अर्थात Fe से जुड़ने वाला परमाणु कार्बन है। इस यौगिक में आप देखिए यहां केंद्रीय धातु परमाणु जो Fe है उससे 4 तो Cn माइनस जुड़े हुए हैं और 2 Cl माइनस जुड़े हुए हैं, अर्थात यहां इन दोनों यौगिकों में ये अंतर हमें दिखाई दिया कि इस यौगिक में केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु से समान केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन से एक ही प्रकार का लिगेंड या समान लिगेंड जुड़ा हुआ है, जबकि इस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से भिन्न भिन्न लिगेंड जुड़े हुए हैं। नीचे 2 उदाहरण हैं, इन दोनों को हम देखते हैं। यहां कॉपर जो केंद्रीय धातु परमाणु या जो आयन है उससे 4 NH3 जुड़े हुए हैं, जबकि यहां कॉपर से 2 NH3 लिगेंड और 2 H2O लिगेंड जुड़े हुए हैं। यानी ये जो उदाहरण ऊपर इधर ये जो दोनों उदाहरण हैं इनमें समान लिगेंड जुड़ा हुआ है, यानी जो दाता परमाणु है वो एक ही प्रकार का है। जैसे यहां 6 की 6 दाता परमाणु कार्बन है, या चारों दाता परमाणु नाइट्रोजन है। यानी इस यौगिक में देखिए चाहे इसमें देखिए, इस यौगिक में सभी लिगेंड समान है, इस यौगिक में भी सभी लिगेंड समान है। जबकि ये जो दोनों उदाहरण मैंने लिखे हैं इसमें आप देखिए Fe से Cl माइनस लिगेंड भी जुड़ा हुआ है और Cn माइनस लिगेंड भी जुड़ा हुआ है, अर्थात लिगेंड समान नहीं है, भिन्न भिन्न लिगेंड हैं। इसी प्रकार नीचे वाले उदाहरण में कॉपर से NH3 लिगेंड भी जुड़ा हुआ है और H2O लिगेंड भी जुड़ा हुआ है, अर्थात यहां भी लिगेंड समान नहीं है, भिन्न भिन्न लिगेंड हैं, अर्थात दाता परमाणु भिन्न भिन्न हैं। जैसे आप देखिए यहां दाता परमाणु Cl माइनस भी है और C कार्बन भी है। नीचे वाले उदाहरण में दाता परमाणु नाइट्रोजन भी है और दाता परमाणु ऑक्सीजन भी है, अर्थात यहां दाता परमाणु भिन्न भिन्न है, या ऐसे बोल दो कि लिगेंड भिन्न भिन्न है। जबकि इस उदाहरण में आप देखिए दाता परमाणु समान है, या ऐसे बोल दो कि लिगेंड समान है। तो ये इधर लिखे हुए यौगिक और इधर लिखे हुए यौगिक दोनों अलग अलग हैं। ये वो यौगिक हैं जिनमें लिगेंड समान है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से जो भी दाता परमाणु जुड़े हुए हैं वो सब एक ही प्रकार के हैं। इस प्रकार का संकुल होमोलैप्टिक कहलाएगा। ये होमोलैप्टिक संकुल हैं। जबकि ये जो 2 मैंने उदाहरण दिए हैं ये वो संकुल हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न लिगेंड जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के संकुल हेट्रोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। ये होमोलैप्टिक संकुल है, ये हेट्रोलैप्टिक संकुल है। परिभाषा: वे उपसहसंयोजक यौगिक, वे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा होता है, एक ही प्रकार के दाता परमाणुओं से जुड़ा होता है, होमोलैप्टिक संकुल कहलाता है। तथा वह संकुल यौगिक या वह उपसहसंयोजक यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु भिन्न भिन्न लिगेंडों से
या भिन्न भिन्न दाता परमाणुओं से जुड़ा होता है, हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाता है। तो ये होमोलेप्टिक है, ये हेट्रोलेप्टिक है। हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में यह प्रश्न भी 2-3 बार पूछा जा चुका है कि हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक संकुल से आप क्या समझते हैं। अब मैं आपके सामने और 1-2 उदाहरण और बताता हूं, आप बताइए कि ये होमोलेप्टिक होगा या हेट्रोलेप्टिक होगा। जैसे आप देखिए CuEn का होल ट्वाइस SO4। इसी प्रकार यहां CuNH3 Cl2। एक उदाहरण ये भी है K3Fe Br2 Cl2। ये लो, अब देखिए आप ऊपर वाले यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु है कॉपर, और हमें केवल वर्गाकार कोष्टक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े हुए लिगेंडों पर ही ध्यान रखना है। यहां केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है और कॉपर से 2 एथिलीन डाइएमीन जुड़ा हुआ है जो कि लिगेंड है। अब आप देखिए यहां एथिलीन डाइएमीन के अलावा हमें और कोई अन्य लिगेंड दिखाई नहीं दे रहा है, यानी उपस्थित नहीं है, केवल एथिलीन डाइएमीन ही उपस्थित है। तो इस यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है कॉपर, वो एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ है, यानी केवल एथिलीन डाइएमीन से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अन्य कोई लिगेंड यहां उपस्थित नहीं है। तो यह संकुल होमोलेप्टिक संकुल की प्रकृति में आएगा। यहां देखिए आप दूसरा उदाहरण जो लिखा हुआ है, यहां केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है, लिगेंड NH3 है। अब आप देखिए इस यौगिक में NH3 लिगेंड के अलावा अन्य कोई लिगेंड उपस्थित नहीं है। वर्गाकार कोष्टक से बाहर Cl2 लिखा हुआ है जो कि प्रति आयन है Cl-, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, केवल लिगेंड की बात करेंगे। तो यहां कॉपर से केवल जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो NH3 है, NH3 के अलावा अन्य कोई लिगेंड नहीं है, अर्थात इस संकुल यौगिक में केवल NH3 लिगेंड ही, यानी एक ही प्रकार का लिगेंड है, इसलिए यह संकुल भी होमोलेप्टिक संकुल कहलाएगा। नीचे जो मैंने उदाहरण आपके सामने लिखा है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, Fe से 2 तो Br- लिगेंड के रूप में और 2 Cl- लिगेंड के रूप में जुड़े हुए हैं, अर्थात यहां लिगेंड समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग प्रकार का है, इसलिए इस प्रकार का संकुल हेट्रोलेप्टिक संकुल के नाम से जाना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वह उपसहसंयोजक यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंड से, एक ही प्रकार के दाता परमाणु से जुड़ा होता है, होमोलेप्टिक संकुल कहलाता है। तथा यदि केंद्रीय धातु परमाणु भिन्न भिन्न लिगेंडों से जुड़ा हुआ है तो वह हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाता है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है समन्वय बहुफलक। अगला हमारा टॉपिक है समन्वय बहुफलक। मैंने परिभाषा पहले ही लिख दी है बोर्ड पर। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंड
परमाणुओं की द्विक स्थान व्यवस्था स्पेशल अरेंजमेंट को ही समन्वय बहुफलक कहते हैं। परिभाषा दोबारा से बोलता हूं फिर आपको। केंद्रीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन जो होता है उपसहसंयोजक यौगिक में, वो लीगेंडों के द्वारा उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जो लीगेंड परमाणु जुड़े होते हैं उनके जुड़ने की जो स्पेशल अरेंजमेंट है, द्विक स्थान व्यवस्था है, उसे ही समन्वय बहुफलक कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण देता हूं, एक यौगिक है K4FeCN6। अब इसमें मैंने Fe का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किया। यहां Fe पर +2 आवेश है, ये +2 आवेश Fe पर है। 6 Cn- यानी लीगेंड इससे जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़ते हैं? इस प्रकार से ये एक अष्टफलकीय विन्यास में जुड़ते हैं। Cn 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 और Cn। ये 6 Cn- एक स्पेशल व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। 4 Cn एक तल पर हैं, एक Cn इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है। तो ये अष्टफलकीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ये लीगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए हैं। व्यवस्था है ये अष्टफलकीय है। इसी प्रकार मान लो कोई संकुल इस प्रकार का होता ML4। यहां M केंद्रीय धातु परमाणु है, कोई भी कोबाल्ट, क्रोमियम, Fe। L लीगेंड है। तो यह व्यवस्था लीगेंडों की केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने की व्यवस्था चतुष्फलकीय भी हो सकती है, तो वर्ग समतलीय भी हो सकती है। जैसे केंद्रीय धातु परमाणु तो M और 4 लीगेंड एक ही तल में वर्ग के 4 कोनों पर उपस्थित है। इस प्रकार की व्यवस्था वर्ग समतलीय कहलाती है। या यह चतुष्फलकीय विन्यास में भी हो सकता है। M L L L L लीगेंड है, M मेटल धातु परमाणु है और एक लीगेंड इस प्रकार से है। यह व्यवस्था चतुष्फलकीय है। तो आपने देखा कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं उनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उस परमाणु से जो लीगेंड उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं, वो लीगेंड एक निश्चित व्यवस्था में, एक द्विक स्थान व्यवस्था में, एक स्पेशल अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं। वह अरेंजमेंट अष्टफलकीय हो सकता है, वर्ग समतलीय हो सकता है, चतुष्फलकीय हो सकता है, किसी प्रकार का ही हो सकता है। इस द्विक स्थान व्यवस्था को ही, स्पेशल अरेंजमेंट को ही समन्वय बहुफलक के नाम से जाना जाता है। जैसे ये अष्टफलकीय हो गया, ये चतुष्फलकीय हो गया, ये वर्ग समतलीय हो गया। यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जो लीगेंड जुड़े हुए हैं, उन जुड़े हुए लीगेंडों की द्विक स्थान व्यवस्था को ही समन्वय बहुफलक के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित प्रमुख शब्दावली जैसे केंद्रीय धातु आयन क्या है, लीगेंड क्या है, समन्वय मंडल क्या है, आयनिक मंडल क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरणांक कैसे ज्ञात किया जाता है,
इन टॉपिकों में से लगभग हर साल 1 या 2 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा जाता है। अब हम कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। परंतु वह जो IUPAC नामकरण है वो उसी विद्यार्थी को समझ में आएगा जिसे कुछ प्रमुख लिगेंडों के नाम और उन पर आवेश ज्ञात हो। और मैंने आपको लिगेंडों का नाम, लिगेंडों के बारे में जो जानकारी है वो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें जो उपसहसंयोजक यौगिक वाला चैप्टर है वहां लिगेंडों के बारे में संपूर्ण जानकारी, एक सारणी है, उसमें एक दंतुर लिगेंड भी है, द्विदंतुर भी है, त्रिदंतुर, चतुदंतुर, षटदंतुर लिगेंड तक वो सारणी है। वो लिगेंड और उनका नाम यदि आपको याद है तो कल हम बड़ी आसानी से उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखने का तरीका सीखेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है।